हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी जर्नी फैमिली। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एडवेंट ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया कवर किया था। आज हम लोग एडवेंट ऑफ डच इन इंडिया कवर करने जा रहे हैं। मेरा नाम विवेक कुमार है। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने कवर किया था कि डच जो थे वो आफ्टर पुर्तगीज भारत आए थे। और मैंने आपको सारे के ईयर्स भी दिखा दिए थे। एक बार वापस से मैं आप लोगों को रिकॉल कर देता हूँ कि कमिंग ऑफ यूरोपियंस का भारत में आगमन, यूरोपियंस कंपनी इन इंडिया। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने कवर किया था कि कौन कब कब आया था। सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए थे। ठीक है, कब आए थे पोर्तुगीज़ आए थे 1498, वास्को डी गामा। ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं पोर्तुगीज़ के बारे में पूरा डिटेल में। उसके बाद फिर यहाँ पे डच जिसको क्या कहा जाता है, इसका नाम फिर बाद में जाके हॉलैंड हो गया और आज के डेट में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, जिसका कैपिटल एम्स्टरडैम है। ये ध्यान रखिएगा। ये 1602 याद रखिएगा। फिर तीसरे नंबर की बात करें तो ब्रिटिश है, ब्रिटिश 1608। फिर फोर्थ नंबर की बात करें तो फ्रेंच है, फ्रेंच कंपनी, ये 1664। फिफ्थ नंबर की बात करें तो डेंस, जिसको आज के डेट में डेनमार्क के नाम से जाना जाता है, डेंस कंपनी 1616। आज के डेट में डेनमार्क है ये, डेनमार्क। ये बाद में फिर हॉलैंड हो गया था, फिर नीदरलैंड हो गया, आज के डेट में नीदरलैंड। ठीक है, और फिर लास्ट में स्वीडिश कंपनी। ये ठीक है, क्लियर। तो हम लोगों ने ये वाला पार्ट कवर कर लिया। आज हम लोग ये वाला पार्ट कवर करने जा रहे हैं, ठीक है, डच को लेकर के। तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ लेक्चर स्टार्ट होने के पहले कि जो पहले डच थे, देखिए ध्यान से रखिए, यहाँ समझिएगा। ठीक है, पहले डच जो भारत आए थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था, कल भी मैंने नाम बताया था, गॉर्नेलिस दे हाउटमन। ये ध्यान रखिएगा, ये पहले डच थे जो भारत आए थे, ये ध्यान रखिएगा। और इनकी पहली फैक्ट्री जो थी, डच की पहली फैक्ट्री कहाँ पे इन्होंने सेटअप किया था? इन्होंने सेटअप किया था मसूलीपट्टनम। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम। ठीक है, और ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद रहेगा, आंध्र प्रदेश में। अगर इनकी ऑफिस की बात करें, डच के ऑफिस कहाँ पे थे? डच के ऑफिस की अगर हम लोग बात करें तो ये है पुलिकट। कहाँ पे है? पुलिकट कहाँ पे? ये तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में, ये ध्यान रखिएगा। इनकी कॉलोनीज़ की बात करें तो कॉलोनीज़ कहाँ कहाँ पे इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया था? तो ये है एक चिंसूरा, याद रखिएगा, चिंसूरा। ये कहाँ पे है? ये बंगाल में। ठीक है, चिंसूरा बंगाल में है। फिर बालासोर ये कहाँ पे? ये उड़ीसा में। ठीक है, तो ये सभी जगह बेसिकली इस एरिया में इनका कॉलोनीज हुआ करता था, इनका क्षेत्र हुआ करता था, इनका कब्जा हुआ करता था। फिर एक पगोड़ा, याद रखिएगा, एक क्वाइन का नाम है, एक टिपिकल क्वाइन जो कि इनके द्वारा डेवलप किया गया था 17th सेंचुरी के में। अ टाइप ऑफ गोल्ड
गोल्ड कॉइन, एक कह सकते हैं सोने के सिक्के के प्रकार आप देख सकते हैं, ठीक है। और यही था, और फिर लास्ट में इनका साम्राज्य धीरे धीरे पतन होता हुआ चला, और अंग्रेज़ों के द्वारा, अंग्रेज इनको डिफीट करते हुए चले। अंग्रेज ने इनको डिफीट किया था बैटल ऑफ बदारा, ये ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ बदारा। कहाँ पे है ये? बेदारा लोकेशन कहाँ पे? बेदारा बंगाल में पड़ता है। यहाँ पे अंग्रेज ने डच को हराया। कब हुआ था ये युद्ध कब हुआ था, ये लड़ाई कब हुई थी? 1759, ठीक है। तो ये बेसिकली ओवरऑल मैंने आपको एक छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले बता दिया कि जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पहला डच जो भारत आया था वो गोंजालेस डी हाउटमन था। उनकी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में सेटअप की गई थी। ऑफिस उनका पुलिकट तमिलनाडु में था। कॉलोनीज यहाँ पे उनका क्षेत्र था जहाँ पे पकड़ था वो चिंसूरा बंगाल का हिस्सा था। बालासोर उड़ीसा में। पगोड़ा इन्हीं के टाइम पे बना था, जो कि एक गोल्ड कॉइन के प्रकार का था। और बदारा जो कि बंगाल में लोकेशन स्थित है, वहीं पे युद्ध हुआ था अंग्रेज और डच के बीच में, जहाँ पे डच हार गया था 1759 में डच कंपनी, ठीक है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं, द एडवेंट ऑफ डच इन इंडिया। आइए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। आइए अब इसको डिटेल में कवर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पुर्तगीज़ और डच के बीच में, यानी दोनों का कहाँ कहाँ पे एरिया था, वो सारे एरिया यहाँ पे बताया गया। गोवा जैसे आप देख सकते हैं, मकाओ देख सकते हैं, ये पुर्तगीज़ के अंदर में था, ठीक है। फिर क्रैंगनोर, कोलंबो भी था, सीलन, कोलंबो, कोचिन, नागापट्टनम, ये सब, मलक्का, जकार्ता, अम्बोना, ये सारे लोकेशन आपके डच के अंडर में थे। ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। क्लियर? डन, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं था कि डच का कोई भी कनेक्शन पहले से पूर्व देशों के साथ नहीं था। जितने भी, ऐसा नहीं है, पूर्व देशों से जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सारे प्रोडक्ट्स डच बहुत सालों पहले से यूज़ कर रहा था। किसके द्वारा? पुर्तगीज़ के द्वारा। पुर्तगीज़ के बाद देखिए पहले एकाधिकार जो था वो इटली का था। इटली का एकाधिकार को समाप्त करके पुर्तगीज़ ने अपना एकाधिकार को स्थापित किया ट्रेड्स में, व्यापार को लेकर के। और जितने भी यहाँ पे इंडिया से हो गए या चाइना से हो गए, जो भी गुड्स वगैरह थे वो सारे गुड्स लेकर के पुर्तगीज़ अपने यहाँ लेकर के जाते थे, वहाँ से फिर यूरोपियन देशों में वो एक्सपोर्ट करते थे, जिसमें एक डच भी था। और बहुत साल पहले से ही जितने भी प्रोडक्ट्स थे पूर्व देशों के वो सारे यूज़ कर रहा था, ठीक है। कौन? डच। लेकिन अब वो अपना, अब जैसे पुर्तगीज़ के अंदर था कि हाँ मुझे भी अपना स्टैंड लेना है, अपनी पावर को स्थापित करनी है, तो वही सारी चीज़ वापस से डच के अंदर भी आने लगी। और यही चीज़ें डच भी वैसे ही किया, वो भी अब डायरेक्ट पूर्व देशों के साथ कांटेक्ट में आकर के सारी चीज़ें करने लगा। देखिए पीपल ऑफ हॉलैंड मतलब जिसको आज के डेट में नीदरलैंड कहते हैं, हम लोगों ने इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डच जो है उसको बाद में फिर हॉलैंड कहता, फिर आज के डेट में इसको नीदरलैंड, ठीक है। आज के डेट में तो ये इनको क्या कहा जाता है? डच, यानी हॉलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो नीदरलैंड ही डच है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टू द पोर्तुगीज द डच सेट देयर फीट इन इंडिया, यानी पुर्तगालियों के बाद, यानी आगे, यानी उसके बाद जो भारत में जिन्होंने अपना कदम रखा वो कौन था? वो डच थे, डच कंपनी, ये ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक रूप से डच समुद्री व्यापार के विशेषज्ञ रहे हैं। अगर हिस्टोरिकली अगर हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं है कि व्यापार नहीं करते थे, सी ट्रेड के माध्यम से पहले से ही वो एक्सपर्ट रह चुके हैं। 1602 की बात करें तो यहाँ पे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड वाज फॉर्म्ड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं? ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखिएगा, इसी को कहते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत सिंपल वे में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का कोशिश करते हुए चलेगा, ठीक है। तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड को ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, जिसका गठन 1602 में हुआ था।
एंड गिवन परमिशन बाय द डच गवर्नमेंट टू ट्रेड इन द ईस्ट इंडीज इंक्लूडिंग इंडिया। यानी इनको जो 1602 में नीदरलैंड की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था, उनको भारत सहित ईस्ट इंडीज़ में व्यापार करने के लिए डच सरकार द्वारा अनुमति दी गई थी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो उनको पहले से देख सकते हैं परमिशन डच गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिला था कि जाओ पूर्व देशों के साथ व्यापार करो, और उसमें भारत मतलब इंक्लूडिंग भारत भी था, पूर्व देश में भारत भी आ गया था। ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, क्लियर। ये बहुत सिंपल था, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। देखिए, जो भले ही पूर्व देशों में भारत भी आता था, लेकिन डच का इंटरेस्ट कभी भारत में रहा ही नहीं। भारत से ज़्यादा सबसे ज़्यादा उसका इंटरेस्ट रहा है, वो कौन से कंट्री में रहा है? इंडोनेशिया। याद रखिएगा, इंडोनेशिया में ही क्यों रहा है? इंडोनेशिया में ही क्यों रहा है? या फिर जावा आइलैंड में ही क्यों रहा है? सुमात्रा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया का ही हिस्सा है, वहाँ पे क्यों रहा है? क्योंकि उन सभी आइलैंड को स्पाइस आइलैंड के नाम से जाना जाता था। तो ये ध्यान रखते चलिएगा, स्पाइस आइलैंड में जहाँ पे सबसे ज़्यादा मसाले का उत्पादन होता है, वहाँ पे उनका इंटरेस्ट था, ना कि भारत में इंटरेस्ट था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है थोड़ा सा लोकेशन मैं आपको दिखा दूँ, डच रिपब्लिक, ये वाला एम्स्टर्डम, ये इसका कैपिटल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे था लिस्बन, पुर्तगीज यहाँ से आए थे, ये ध्यान रखिएगा, और यहाँ से डच आए थे। ठीक है, डच यहाँ से आए थे, ये ध्यान रखते चलिएगा। ये केप ऑफ गुड होप है, ये केप ऑफ गुड होप, ये ध्यान रखिएगा। यहीं से देखिए उनका मेन क्या था? जावा वाला, जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, सुंदा स्ट्रेट वगैरह हो गया। तो ये यहाँ पे मसालों, यहाँ पे पेपर आप देख सकते हैं, टी टैंक देख सकते हैं। तो इन सभी में इनका इंटरेस्ट था, ना कि भारत में ज़्यादा इंटरेस्ट था। ये ध्यान रखते चलेगा। भारत में उतना इंटरेस्ट नहीं था डच का, जितना बाकी कंपनियों का था। ये ध्यान रखिएगा। उनका इंटरेस्ट कहाँ था? इंडोनेशियन आइलैंड में। ये बात ध्यान रखते चलेगा। और इसीलिए वो एक टफ कंपटीशन दे रहे थे किसको? ब्रिटिश कंपनी को। ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, टफ कंपटीशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो दे रहे थे, और इसीलिए उन्होंने भारत में जो उनकी फैक्ट्रीज थी ना, भारत में उनकी फैक्ट्री कहाँ थी? मसूलीपट्टनम। मैंने अभी आपको लिखवाया है ना, भारत में फैक्ट्री कहाँ थी? भारत में इनकी फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम में। इसीलिए वो इनको सोल्ड करके किसको? ब्रिटिश को इन्होंने सोल्ड किया। मसूलीपट्टनम में जो पहली फैक्ट्री थी ना, याद रखिएगा, पहली फैक्ट्री जो डच ने मसूलीपट्टनम में डच ने स्थापित की थी, और ये फैक्ट्री बाद में किसके कंट्रोल में चला गया? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चला गया, क्योंकि डच को भारत में रहना था ही नहीं। वो अपना बेस कहाँ पे तैयार कर रही थी? वो अपना बेस तैयार कर रही थी इंडोनेशिया में। ये ध्यान रखते चलिएगा। जकार्ता वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इनका सेंटर हुआ करता था। ठीक है, ठीक है, क्लियर, डन। यहाँ तक क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। वो अपना बेस इंडोनेशिया में तैयार कर रही थी, और इसीलिए जो पहली युद्ध हुई थी अंग्रेज और डच के बीच में, वो 1623 में हुई थी। देखिए इसी चीज़ को लेकर के 1623 में पहली युद्ध हुई थी, और जिसमें डच जीत गया था। एंड डिफीट इंग्लिश, यानी ब्रिटिश कंपनी को इन्होंने डिफीट किया। कैसे इनका उदय हुआ, आइए थोड़ा सा इसके बारे में देखिए। यहाँ पे मैंने लिखवाया था ना, फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे था? मसूलीपट्टनम। याद रखिएगा, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। 1605 आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1605। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। 1605 में पहली फैक्ट्री इन्होंने यहाँ पे सेटअप की, मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अपना पहला कारखाना स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किए, विभिन्न हिस्सों में। जैसे मैंने आपको लिखवाया अभी, चिंसूरा बताया, बालासोर बताया, नागापट्टनम बताया, ये सभी एरिया में उन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किया। कौन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच सूरत, देखिए ध्यान रखिएगा, डच सूरत, डच बंगाल की स्थापना क्रमशः 1616 ईस्वी, 1617 ईस्वी में हुई थी। तो सूरत में डच कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। बंगाल में इसकी स्थापना 1627 में हुई थी, पकड़ हुई थी। ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, क्लियर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो डिपो बनाया था, जहाँ से सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी, वो डिपो कहाँ था? ट्रेडिंग डिपोट की अगर हम लोग बात करें, जहाँ से सारे व्यापार होते थे, ट्रेडिंग डिपोट की अगर हम लोग बात करें, तो ये बेसिकली सूरत में था। दूसरा अगर हम लोग बात करें काम्बे, और तीसरा बात करें अहमदाबाद। ये ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद।
ठीक है। ये सब गुजरात में था, ये तीनों कहाँ था, ये तीनों गुजरात में, और अभी और है। और इसके बाद जो था इनका कोचीन में था, कोचीन, और फिर था नागापट्टनम, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये सारे ट्रेडिंग डिपोट थे जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। और यहाँ से वो क्या करते थे, निर्यात करते थे, निर्यात यानी एक्सपोर्ट करते थे। किस चीज़ का एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, इंडिगो, इंडिगो, रॉ सिल्क, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल्स, और किसका, ओपियम, जिसको क्या कहते हैं, अफीम, अफीम, ये ध्यान रखते चलिएगा, ठीक है। तीन सभी को यहाँ से क्या करते थे, यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, यहीं से ट्रेड होता था, सूरत, काम्बे, अहमदाबाद, जो कि तीनों गुजरात में, कोचीन, नागापट्टनम, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ से ये आए हैं, यहाँ से ये आए, आप देख सकते हैं इन्होंने एक अपना यहाँ पे भारत में और एक इधर यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने अपना स्थापित किया था। देखिए यहाँ से जो आए थे ये भारत में, क्लॉथ, यार्न, सिल्क, इंडिगो, पेपर, ये सब का ये इनके द्वारा क्या किया जाता था, ये इनका बेसिकली एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। चाइना इंडिया से ज़्यादा इंटरेस्ट उनका कहाँ पे था, यहाँ पे इंडोनेशिया में, ये ध्यान रखिएगा। जावा आइलैंड, सुमात्रा आइलैंड, यहाँ से पेपर, नटमैग, मेस, क्लोव्स, है ना, क्लॉथ, सिल्वरी, आइवरी, ये सारी चीज़ें वो एक्सपोर्ट करती थी। स्पाइस आइलैंड के नाम से जाना जाता था इंडोनेशिया को, यहीं पे वो अपना केंद्र स्थापित किए हुए थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डच कनक्यूड सिलोन, सिलोन कौन सा, जिसको आज के डेट में श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका कहते हैं। तो 1656 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से सिलोन, पुर्तगीज के अंडर में था सिलोन, ये ध्यान रखिएगा, विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने 1671 में मालाबार तट पर पुर्तगाली किलों को भी अपने कब्जे में लिया। पुर्तगाली किला याद रखिएगा, 1671 में पुर्तगाली किला को भी मलाबार कोस्ट में जो था पुर्तगीज के कंट्रोल में, वो उन्होंने हासिल कर ली। डच ग्रेजुअली बिकेम अ पोटेंट फोर्स कैप्चरिंग नागापट्टनम नियर मद्रास, नागापट्टनम को भी इन्होंने धीरे धीरे पुर्तगालियों से मद्रास के पास नागापट्टनम पर भी कब्जा करने वाली एक शक्तिशाली ताकत बन गई, और जिससे दक्षिण भारत में अपना पैर जमा लिया इन्होंने। तो साउथ इंडिया में इन्होंने अपना धीरे धीरे करके अपना पूरा जो केंद्र था वो स्थापित इनके द्वारा कर लिया गया, किसके द्वारा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अगर आर्थिक दृष्टि से देखें, दे अर्न ह्यूज प्रॉफिट थ्रू बिजनेस मोनोपोलाइजिंग इन ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस। देखिए अगर हम लोग बात करें आर्थिक दृष्टि से, तो काली मिर्च और मसालों में व्यापार के एकाधिकार के माध्यम से, एकाधिकार, देखिए एकाधिकार इन्होंने प्राप्त कर लिया, पोर्तुगीज का एकाधिकार को समाप्त करके, यानी उनके जो एक्सपोर्ट थे वो सारे नष्ट करके उन्होंने अपना एकाधिकार यहाँ पे प्राप्त कर लिया, और भारी लाभ इन्होंने अर्जित भी किया, बहुत सारे प्रॉफिट्स भी इन्होंने कमाए। मेजर इंडियन कमोडिटीज ट्रेडेड बाय डच वेयर, देखिए भारत से वो क्या क्या बेसिकली निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, व्यापार करते थे। तो व्यापार की जाने वाली प्रमुख भारतीय वस्तुएं कौन कौन सी थी, कपास आप देख सकते हैं, नील देख सकते हैं, रेशम देख सकते हैं, चावल देख सकते हैं, अफीम देख सकते हैं, ये सारे आपके प्रमुख बेसिकली भारतीय वस्तुएं थी, जो कि बेसिकली डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में व्यापार की जाती थी, भारत से व्यापार की जाती थी, ये ध्यान रखते चलिएगा, ठीक है, भारतीय वस्तुओं की, ठीक है। राइस, सिल्क, इंडिगो, ओपियम, कॉटन, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। कॉइनेज, मैंने आपको बताया था सिक्का, सिक्का भी इनका बहुत ज़्यादा प्रचलित था। तो डचों ने भारत में अपने प्रवास के दौरान, जब वो अपना धीरे धीरे पैर जमा रही थी, मतलब पूरी तरह से एकाधिकार जब उन्होंने प्राप्त कर लिया, तो उन्होंने सिक्कों की ढलाई में भी हाथ जमाया, यानी सिक्कों में भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, सिक्कों को भी इंट्रोड्यूस किया। और ये जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ता गया, उन्होंने कोचीन, क्या देखिए कोचीन, मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, पोंडिचेरी, पुलिकट के तक्षशिला की स्थापना की इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने बेसिकली ट्रेड यहाँ पे स्थापित किए, मीन्स स्थापित किए कहाँ पे, कोचीन, मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, पोंडिचेरी और पुलिकट, ये ध्यान रखिएगा। और भी पुलिकट टकसाल में भगवान वेंकटेश्वर, देखिए ध्यान रखिएगा, गोल्ड पगोड़ा, गोल्ड कॉइन को बेसिकली पगोड़ा क्या कहता है, गोल्ड कॉइन, एक प्रकार का गोल्ड कॉइन है, ये ध्यान रखिएगा। इस गोल्ड कॉइन में आपको गॉड विष्णु का आपको देखने को मिलेगा चित्रण किया हुआ है, और ये पुलिकट मिंट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। छवि वाला, देखिए भगवान विष्णु की छवि वाला स्वर्ण शिवालय जारी किया गया था, और वहीं बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एक तरह से जब भी हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके रिटर्न में हम क्या देते हैं, पेमेंट करते हैं, कैश देते हैं, है ना,
पैसों के बदले, तो वहाँ पे भी यहाँ पे पुलिकट में ये गोल्ड पगोड़ा को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा, डच के द्वारा। द कॉइन इशूड बाय द डच वेर ऑल मॉडल्ड ऑन द लोकल कॉइनेज। डचों द्वारा जारी सभी सिक्के स्थानीय सिक्कों पर आधारित थे, ये ध्यान रखिएगा, स्थानीय बेसिस पे वो सारे सिक्के जो थे वो बेसिकली इंट्रोड्यूस किए थे। ऐसा नहीं है कि डच अपने कल्चर्स के सारे सिक्के यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे, जैसा भारत में जो प्रचलन था उसके बेसिस पे उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉइन्स को इशू किया है, ये ध्यान रखिएगा। लोकल कॉइनेज यानी स्थानीय सिक्कों पर आधारित थे, ये ध्यान रखिएगा। कैसे दिखता था, आइए थोड़ा सा मैं दिखा दूँ। ये आप देख सकते हैं, इस तरह के सिक्के आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉर्ड विष्णु आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरह के सिक्के जो थे 17वीं सेंचुरी में खास करके, जो कि डच के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में, ठीक है। पुलिकट मिंट में खास करके, ये ध्यान रखिएगा। पुलिकट कहाँ पे है, मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था, तमिलनाडु, ठीक है। साउथ इंडिया में जैसे जैसे उन्होंने पैसा जमाना स्टार्ट किया, बाद में उन्होंने मिंट्स को भी यानी सिक्के को भी इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया लोकल लेवल पर, ठीक है। अब डच शक्ति का पतन यानी क्या पे चूक हुई जिसके वजह से उनका जो एकाधिकार था वो समाप्त होता हुआ चला गया, उनका जो उदय था वो खत्म होता हुआ चला गया, पतन में कन्वर्ट होता हुआ चला गया। तो डच प्रेजेंस ऑन इंडियन सबकॉन्टिनेंट लास्टेड फ्रॉम 1605 टू 1825 AD। देखिए आप देख सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में डचों की उपस्थिति 1605 से 1825 ईस्वी तक रही। देखिए 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1605 से 1825 तक ही रह पाई, ठीक है। और पूर्वी व्यापार में ब्रिटिश शक्ति के उदय ने डचों के व्यावसायिक हितों के लिए गंभीर चुनौती पेश की। जब ब्रिटिश का उदय होना स्टार्ट हुआ पूर्वी देशों में, पूर्वी एरिया में, तो वो एक तरह से सीरियस चैलेंज बन गया डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ताकि वो अपना एकाधिकार को बरकरार रख सके। तो जिसके वजह से बहुत ज़्यादा खूनी युद्ध वगैरह हुए, उसमें ब्रिटिश अपने निपटान में विशाल संसाधनों के कारण स्पष्टता विजेता था। तो बहुत सारे युद्ध हुए जिसमें डच को काफ़ी नुकसान हुआ, अंग्रेज़ों को भी काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन डच उन नुकसानों से उभर कर नहीं आ पाया और धीरे धीरे उसका पतन होता हुआ चला गया। ब्रूटल किलिंग ऑफ सम इंग्लिश ट्रेडर बाय द डच इन अम्बोना में 1623, मैंने अभी आपको लिखवाया था ना 1623 में यहाँ पे डिफीट भी किए थे। यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया भी था 1600 डच ऑन एंड डिफीट इंग्लिश। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कहाँ पे, अम्बोना कहाँ पे, थोड़ा सा मैं लोकेशन दिखा देती, ये देखिए अम्बोना कहाँ पे पड़ता है, इंडोनेशियन आइलैंड में अम्बोना, ये ध्यान रखिएगा। यहीं पे ये युद्ध हुआ था, डच ने डिफीट किया था अंग्रेज को, ठीक है। लेकिन उस युद्ध के बाद से डच पूरी तरह से डगमगा गया था 1623 में अम्बोना में, ये ध्यान रखिएगा। अम्बोना में डचों द्वारा कुछ अंग्रेजी व्यापारियों की नृशंस हत्या ने स्थिति को और बढ़ा दिया। मतलब वहाँ पे जो डच ने जीता था, जो युद्ध जीता था, वो एक तरह से अंग्रेज़ों के लिए चुनौती था। उसके बाद जो युद्ध हुआ उसमें सभी में डच बेसिकली और फिर युद्ध करने के लायक नहीं बचा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी हुआ और बहुत सारे मिलिट्री शक्तियों का भी नुकसान हुआ उस युद्ध में डच के भी, जिससे वो उभर करके फिर दूसरी बार वो युद्ध करने के मतलब स्थिति में नहीं रहा। अम्बोना में हुआ था ये युद्ध, ये ध्यान रखिएगा। डच ने कुछ अंग्रेज शासकों को, अंग्रेज व्यापारियों को हत्या कर दी थी। ब्रिटिश वन आफ्टर अनदर कैप्चर डच, इसके बाद अंग्रेज़ों ने एक के बाद एक डच का जहाँ जहाँ पे कंट्रोल था उन सभी एरिया पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे डच का पतन होना स्टार्ट हुआ। अम्बन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं पे ये युद्ध हुआ था जहाँ पे डच ने अंग्रेज़ों के कुछ व्यापारियों को हत्या कर दी थी, ठीक है। यहाँ जकार्ता आप देख सकते हैं, ठीक है। जावा देख सकते हैं, जावा लैंड, सुमात्रा आइलैंड, यहीं पे स्पाइस आइलैंड बेसिकली, यहीं पे इसका पूरा बेसिकली डच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अपना पकड़ बनाना चाहती थी, जिसमें भारत में उनका कुछ ज़्यादा रुचि नहीं थी। स्ट्रेट ऑफ मलक्का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रास्ता है। साउथ चाइना सी देख सकते हैं, गल्फ ऑफ थाईलैंड देख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। हिंद महासागर में तैमूर सी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये था आपका आज का एडवेंट ऑफ डच इन इंडिया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा सारी चीज़ें। कल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पुर्तगीज़ के बारे में डिस्कस किया था, आज हम लोगों ने डच के बारे में स्टार्ट किया। इस वीडियो में हम लोगों ने डच के बारे में डिस्कस किया है।
तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चले। देखिए बहुत से लोग अभी भी नहीं जानते मॉडर्न हिस्ट्री को, जीरो से मैंने स्टार्ट किया है। तो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ इसको शेयर करते हुए चले, ताकि बाकी लोग भी इसको ज्वाइन कर सके। नोट्स आपको बाइलिंगुअल में कवर करा रहा हूँ, इससे बेटर और क्या हो सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशंस के लिए। और जब भी कोई वीडियो आए तो आप उसको ज्वाइन कर सकें टाइमली। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते हुए चलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।